हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हमारा सेशन है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12th कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। और 12 की एनसीईआरटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग प्राचीन भारत का है, सेकंड जो है यानी पार्ट 2 वो मध्यकालीन भारत है जो हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था, और भाग 3 जो है हमारा आधुनिक काल का इतिहास बताया गया है उसमें। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन तीनों का एक ओवरव्यू लें तो इससे लगभग प्रीलिम्स मेंस वगैरह में चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार मेंस में वैदिक साहित्य से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय समाज को लेकर के, कल्चर को लेकर के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पहले भाग का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके पहले हम कुछ चीजों पर गौर कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास यानी भाग 1 में, पार्ट 1 में ईंटें, मनके और अस्थियां, खासकर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी, है ना। 1920 के आसपास ये प्रकाश में आनी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे इसका उत्खनन कराया गया, नए नए स्थलों की खोज की गई। तो इसके सामाजिक ढांचे के बारे में, इसके राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में, इवन इसका जो टेक्निकल एक एरिया था, उसके अलावा इसकी जो नगरीकरण योजना थी, वाटर कंजर्वेशन, इवन इसका धार्मिक पक्ष, है ना, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जाने। और दूसरा इसका भी जो लिपि है इसकी, हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो बहुत सारे बच्चों से हम इससे वाकिफ नहीं हो पाए हैं। तो आज ये पहला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम आएंगे जब, तो राजा, किसान, नगरों के बारे में बात करेंगे। लगभग 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक हम इसको देखेंगे। इसमें हमारा महाजनपद काल, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता, उसके अलावा मौर्योत्तर काल, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, महाजनपद काल, है ना, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर, तो ये देखेंगे। उसके बाद आरंभिक समाज जो हमारा था, खासकर उसमें बंधुत्व के पुट, जातीय व्यवस्था, वर्ग, जो हित संघर्ष वगैरह थे, कन्फ्लिक्ट थे, उनके बारे में। चौथा चैप्टर हम देखेंगे विचारकों के बारे में, विश्वास और इमारतें, यानी आर्ट एंड कल्चर, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये दो हमारे जो कल्चरल हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो कुल मिलाकर के इस भाग में हम इन 4 चीजों को देखेंगे। जब नेक्स्ट भाग हम जाएंगे तो यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी, यानी सल्तनत और मुगल, इनके बारे में। इवन यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती हैं तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे मोटा मोटा। धार्मिक इतिहास, यानी जो धार्मिक बदलाव आए सूफी आंदोलन के माध्यम से, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच भक्ति काल का हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके विभिन्न आयामों से को हम समझेंगे, है ना। साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में, दक्षिण भारत में विजयनगर एक ऐसा हिंदुत्ववादी साम्राज्य था। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक कई वंश आए। हरिहर बुक्का ने इस राज्य की स्थापना करी। कैसे इसने काम किया, किसान, जमींदार राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, 16वीं से 17वीं शताब्दी, लगभग 100 वर्षों का इतिहास। ओके, भाग 3 में हम उपनिवेशवाद और देहात, वही जो हमने कक्षा 8 की एनसीईआरटी में किया था, वो देखेंगे। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। विद्रोही राज्य, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके वैचारिक आयाम, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे के बारे में। और इसी में हम थोड़ा सा असहयोग आंदोलन 1905 का जो एक मूवमेंट चला, खासकर बंगाल के क्षेत्र में, उसके बारे में। कांग्रेस का गठन होता है, उसके बारे में। 12 विषय यानी चैप्टर 12 तीसरे भाग का, संविधान का निर्माण और नए युग की शुरुआत 1947 और उसके विभिन्न चरणों के बारे में। तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना। इसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा, ये मोहर का एक देख लो प्रमाण है, एक सींग वाला, है ना। और ये चित्राक्षर लिपि लिखी गई है, जिसको हम बुस्ट्रोफिडन टेक्निकल शब्द में इसको देखते हैं, ये हमारा टर्मिनोलॉजी है। तो ये मोहरें कैसे बनाई जाती थी? सिलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, गीले कर दिए जाते थे और उनको
ठप्पा मार के बना लिया जाता था, उस पे फिगर वगैरह काउंट कर लिए थे। तो ये हमारे व्यापार के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, है ना। तो इस तरह से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ओके, फिर भी हमें इस क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में बहुत पूछे छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे आवास है, मृदभांड है, आभूषण है, औजार हैं, मुहरे हैं। दूसरे शब्दों में यानी पुरातात्विक इतिहास को जानने के लिए हम 3 सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। पहला पुरातात्विक, और साहित्यिक। अब साहित्यिक का क्लासिफिकेशन करेंगे तो धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी विवरण। इन आधारों पर हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। अब जो व्यक्ति, जो राइटर जिस हिसाब से लिखना चाहेगा, है ना, वो सोच भी उसमें प्रदर्शित होगी। क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी तो बहुत सारे पक्ष अभी हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। तो हम इसको जानने के लिए हम ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसके डिपार्टमेंट के आधार पर और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी जुटा लेते हैं। ठीक है, हम उसका अन्वेषण करेंगे, उन साक्ष्यों की व्याख्या करते हैं। पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा ही खोजा गया, है ना। जब 1856 के आसपास रेलवे लाइन का विकास होना स्टार्ट हुआ तो उसी समय धीरे धीरे ये चीजें सामने आने लगी, लेकिन हम उसका रिलेवेंस नहीं समझ पाए। या औपनिवेशिक सभ्यता या औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेन के लोग ये बताना ही नहीं चाहते थे कि नहीं, भारत भी एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से बहुत श्रेष्ठ थी। और वो क्यों बताएंगे भाई, हम पर शासन कर रहे थे। हम पर शासन करने का उनका एक आधार था कि हम सभ्य बनाने आए हैं इन लोगों को, तो वो क्यों बताएंगे, है ना। सही बात यही है। उसके बाद क्या हुआ, पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जैसे हड़प्पा संस्कृत। तो हड़प्पा संस्कृत का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई वो विशिष्ट शैली की थी, और उसी विशिष्ट शैली को हम संस्कृत का नाम दे देते हैं। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, सिंधु, उसके आसपास के नदियों के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी और एक ही कालखंड से संबंधित है, तो उसे हम हड़प्पा संस्कृत के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बांट, पत्थर के फलक, ठीक है, पकी हुई ईंटें सम्मिलित है ना। रंगाई पुताई बढ़िया, देखो कितने अच्छे से ये सब बनाए गए हैं। ये बांटे हैं, ये क्या है, ये मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन जिनको बोलते हैं, ये फलक वगैरह हैं। तो इस तरह से देखो कितनी बढ़िया चीजें हैं। इसका नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, हड़प्पा के नाम से कर लेते हैं, है ना। इसका काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी ये ऐसा फेज था जहां पर यह सभ्यता सबसे उत्कृष्टतम प्रतिमानों में थी, है ना। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में कई संस्कृतियां, जिनको हम ग्रामीण, झूखर झांखर, राजस्थान में परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां, आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति या नगरीकृत हड़प्पा संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। अब देखो इसका विस्तार, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, और भारत, इन 3 जगहों पर यह सभ्यता विकसित हुई। अफगानिस्तान में ज्यादातर नहरें वगैरह हैं तो उनके किनारे, भारत और पाकिस्तान में नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, है ना, और ये सिंधु ऊपर से आती है। सबसे पूर्वी स्थल हम मांडा को जानते हैं, चिनाब नदी के किनारे था। ये चिनाब नदी देखो यहाँ से बह के आ रही है, ये मांडा स्थल है, ठीक है। अब दक्षिण में जाएंगे तो एक नदी पड़ती है, और दक्षिण में जो स्थल का नाम है उसको मैं भूल रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ याद करके, ठीक है। इधर देंगे तो सबसे पूर्वी विस्तार इसका दासका नदी के किनारे सुतका गेंडूर था। इधर आएंगे तो एक हिंडन नदी थी, उत्तर प्रदेश में बहती थी, मेरठ के आसपास, तो वहां पर आलमगीरपुर एक स्थल था। तो अगर हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बांटे तो उत्तर में जो सबसे पहला बड़ा स्थल था मांडा था, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में चिनाब, है ना। इधर जाएंगे तो आलमगीरपुर,
ये मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ये इसका पश्चिमी विस्तार है। इधर जाएंगे तो ये सुतका गेंडोर स्तर पड़ता है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी, और ये बलूचिस्तान एरिया है। दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा स्थल था भाई, नर्मदा के ऊपर था ये स्थल, और यहाँ एक नदी बहती थी, महाराष्ट्र में ये स्थल पड़ता है। हाँ, इसका दक्षिणी विस्तार था। अभी स्थल जब याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब देखो कुछ शब्द हैं जैसे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले जब हम बात करेंगे तो ईसा पूर्व में बात करेंगे, उसे हम बीसी भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। एडी, एनो डोमिनो, है ना, दो लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है जब एडी का प्रयोग करते हैं। सी का प्रयोग कॉमन एरा बोलते हैं, बीसी का प्रयोग बिफोर एरा बोलते हैं, बीसीई वगैरह, ये सारे शब्द हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। और एक बच्चा पूछ रहा था मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, तो देखो नोट्स बनाने हैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में, ठीक है। आप 10 पेज पढ़िए और सिंपल से शब्दों में इसका सामाजिक जीवन, इसका राजनीतिक पक्ष, इसका धार्मिक पक्ष, है ना, उसके बारे में आपको बताना है, और धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। और एक बार जब स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग में नोट्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। रेफरेंस के तौर पर टॉपर्स वगैरह के नोट्स देख सकते हैं, लेकिन उनसे पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि टॉपर्स के नोट आपके काम आने नहीं। वो 10 पेज पढ़ के 1 पेज का नोट्स बनाते हैं तो कैसे काम आएगा। बाकी सारी चीजें वो दिमाग में रखते हैं जो आपके दिमाग में आएंगी नहीं। आई बात समझ में। तो ये सारे स्थल हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो इन्हीं स्थलों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक लोथल स्थल है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, है ना, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ डॉकयार्ड बंदरगाह पाया गया, है ना। रंगपुर में धान की भूसी पाई गई। ये नागेश्वर एक स्थल है, धौलावीरा है। धौलावीरा वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत प्रख्यात था, है ना। ये गुजरात एरिया में कच्छ के रण में पड़ता है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और कॉमन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया, 2022 में, है ना। चहुंदड़ों, कोटदादीज, आमरी, बालाकोट, ये सब पाकिस्तान के स्थल हैं, है ना। उसके ऊपर भी कुछ स्थल पाए गए, गनेरी वाला है, जैसे कालीबंगा है ना, काले रंग की चूड़ियाँ, बनावली हरियाणा में, मिथातल, राखीगढ़ी पंजाब का स्थल है। तो इस तरह से हम सारे स्थलों के बारे में एक एक करके जानकारी करने का प्रयास करेंगे। अब देखो बस्तियों की कुल संख्या कितनी है, आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों की। सिंध प्रांत में 106, चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 है सिंध प्रांत में, और चोलिस्तान में 37 है। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध प्रांत में 65 है और चोलिस्तान में 136 है। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 और 132। त्याग दिए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और 33। तो ये सारी एक चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगानी क्षेत्र, उनकी बात कर रहे हैं, सिंध, चोलिस्तान वगैरह। आरंभ कैसे होता है, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, बिल्कुल थी, ठीक है, जिन्हें हम परवर्ती या आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली, यानी जो बर्तनों की बनावट थी, है ना, उनसे संबंध थी, बेहतरीन किस्म के थे। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, आराम से मिल जाएंगे। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, जनसंख्या कम थी तो बस्तियां भी छोटी होंगी, है ना। इनसे बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर हैं, ठीक है। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाए, ऐसा प्रतीत होता है। आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जो पहले की सभ्यता थी, है ना, वो ग्रामीण संस्कृति रही होगी, लोगों ने धीरे धीरे उसका विकास किया होगा। और ऐसे ही तो होता है, आपने स्टार्ट किया, एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद बड़ी बड़ी किताबों में जाएंगे तो आपका नॉलेज जो एरिया होगा वो बढ़ेगा। आप जितना कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तैयारी में उतना मजा आने वाला है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, फिर 4 दिन बाद पढ़ लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी तैयारी में। प्रीलिम्स निकालना है तो फैक्ट प्लस आपका जो रीजनेबल नॉलेज है उसको आपको होना चाहिए, है ना। दिल्ली वगैरह में देख ही रहे हो कितना ज्यादा रस है। उसके अलावा देखो 2 दिन पहले घटना हो गई, 4 बच्चे बेचारे जो है तैयारी करने गए थे, सपना कुछ और लेके गए थे, उनके माँ बापों ने सपना देखा था और वो मर गए, है ना। कैसे भाई, राव आईएएस के बेसमेंट में पानी चला गया, 4 बच्चे निकल नहीं पाए, डूब के मर गए, है ना। इसी तरह गुजरात में कुछ सालों पहले हुआ था, आग की चपेट में आ गए थे। तो इतने कंजेस्टेड एरिया में कोचिंग वगैरह चलती हैं
तो आप लोगों का भी ये जिम्मेदारी है। कोचिंग संस्थान तो इसलिए खुले हैं कि भाई पैसा दो, बिजनेस करें, व्यापार करें, है ना। कोई वहां पर ऐसा तो नहीं कि धार्मिक कार्य चल रहे हैं, है ना। धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ में जाते हो, देखो कितनी बड़ी घटना हो गई थी हाथरस में, 200-250 लोग एक्सपायर कर गए। तो कुल मिलाकर के आपको, अगर आपका पास थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, आपके पास अच्छा नेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इससे घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारी तैयारी आपको फ्री में मिल जाएगी, कोई रिस्क नहीं करना। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। निर्वाह के तरीके, है ना। अब निर्वाह, किसी भी सभ्यता में, संस्कृति में निर्वाह के तरीके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है, क्यों भाई, क्यों पनपी की वहां? क्योंकि वहां पर ही चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। इन संस्कृतियों के कई तत्व जिनसे निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे, यानी परवर्ती, आरंभिक, सभी में कुछ चीजें कॉमन थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों, बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। जैसे जो उपजाए जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। कपास उपजाते थे, गेहूं, चावल, है ना, दालें वगैरह, ये सब उपजाते थे। तो कृषि उनका तेज था। अधिशेष उत्पादन भी होता था, अधिशेष उत्पादन भी होता था। इसी का ये लोग व्यापार भी करते थे, समृद्ध व्यापार था। और इसी समृद्ध व्यापार की वजह से ये सभ्यता ग्रो कर गई, आगे बढ़ गई। आ गई बात समझ में? तो जो पुरात प्राणी विज्ञान है, प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं, उनके विशेषज्ञ होते हैं, तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल वगैरह सब शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। रंगपुर वगैरह से भूसी मिली। अगर हम कालीबंगा से देखें तो जूते हुए खेत के छाछ और जो सिंबॉलिक खल हैं वो भी प्राप्त हुए। ये देखो प्राचीन संस्कृतियां, जैसे सिसवल है, दम्ब सदात है, कोटादीजी है, आमरी नाल है, ये प्राचीन आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। तो इसका मतलब ये सभी लोग इन जानवरों से परिचित रहे होंगे, बिल्कुल परिचित रहे होंगे। और प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों के द्वारा अध्ययन में जो संकेत मिला है, ये सभी जानवर पालतू थे, है ना, इनको पाला जाता था, है ना। जंगली प्रजातियों जैसे वारा, सुअर, हिरण, घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या आखेटक जो समुदाय होते हैं, जैसे वर्तमान में आपको मीट खाने की जरूरत है, आप मांस खाना चाहते हैं तो आप किसी दुकान पे चले जाते हैं, वहां पर इसको मिल जाता है, आपको मारना नहीं पड़ता, हत्या नहीं लगती है आपको, है ना, लेकिन मांस तो खाते हैं आप। तो हड़प्पा निवासी क्या इस तरह से करते थे कि कहीं आखेटक समुदाय रहा होगा, उनसे मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो मतलब इनको भी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते रहे होंगे। अगर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही आता है। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है कि कृषि किस सीजन में करते थे, कैसे करते थे। ये सारी जानकारी जब हम लिपि पढ़ेंगे तभी जानेंगे, या हमारे पास टाइम मशीन हो, हम उड़ के वहां टाइम मशीन के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता में पहुंच गए और वहां देखा, बहुत सारी मूवी वगैरह में दिखाया जाता है। तो इन फ्यूचर क्या होगा पता नहीं किसी को, है ना, क्या देखने को मिल जाए। आज के 25 साल 40 साल पहले मोबाइल के विषय में लोग जानकारी नहीं थी, अभाव था उसका। तो इसका मतलब आज मोबाइल आ गया तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी सारी संस्कृतियां, चीजें आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए। तो जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। मुहरों पर किए गए रेखांकन मृण मूर्तियां, यानी मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी की मूर्तियां, यह इंगित करती हैं। वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ मीन्स बैल, पकी मिट्टी से बना बैल, ठीक है। उसके बाद इस आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। क्योंकि एक चीज और याद रखना, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था इस समय। लोहे से ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का प्रयोग होता था। टेक्नोलॉजी इनके पास थी लेकिन लोहे से ये परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो लोहा नहीं था, इसका मतलब जो हल बने होंगे वो कांसे के तो बने नहीं होंगे, वो लकड़ी के ही बने होंगे। इसलिए वो क्या हुए, समय के साथ मिट्टी में मिल गए। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों, बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो इसका मतलब ये हलों का उपयोग करना जानते थे। कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये टर्म है, ये पॉइंट है, याद करना है आपको।
याद करना है, नोट बनाना है, इनके नोट्स वगैरह में इनको बनाना है। यही टर्म जैसे कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली, है ना, कंघा कहाँ मिला, लिपस्टिक कहाँ मिला, घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले। हालांकि यह सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन एक स्थल था, वहां से घोड़े के साक्ष्य मिले। अभी आगे आएगा, है ना। आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध थे। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह द्वारा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी, है ना। ऐसे ऐसे करके ऐसे प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, है ना। तो ये अभी हमारे लिए क्या है, कहानी बना हुआ है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। अर्ध शुष्क यानी आधे नम है, आधे शुष्क हैं। जहां तक संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतगोई, ये अफगानिस्तान का स्थल है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, है ना। सुरतगोई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग करते रहे होंगे, परंतु पंजाब सिंध में नहरों के साक्ष्य नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होंगी। हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं। यह भी हो सकता है कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग करते रहे होंगे सिंचाई के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए किया जाता है और कृषि संचयन हेतु किया जाता है। धौलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी बार पूछा गया है, गुजरात में है, कच्छ जिले में पड़ता है, और ये वाटर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पहचानना है। अब इस तरह के औजार मिले हैं, धातु के औजार, तो इनका उपयोग काटने गोड़ने वगैरह के लिए किया जाता होगा, है ना। धौलावीरा देख लो, इस तरह के जलाशय हमें मिले हैं, है ना। ये राजगिरी का कार्य है, कैसे किया होगा, कितना बेहतरीन तरीके से बनाया है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करते थे, आज हम नहीं कर पाते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। जहां एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सबसे आरंभिक रिपोर्टों में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला, अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। इसका मतलब वो लोग कुटाई पिसाई करना जानते थे। ऐसा प्रतीत होता है अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। साधारणतया चक्कियां स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित थे। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत प्राप्त होते हैं। आ गई बात समझ में। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मिले, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है ना। अन्नागार, जलाशय, एक वृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, तो ये भी आपको याद रखना है। और पिग्गट महोदय एक व्यक्ति थे, पिग्गट, इन्होंने कहा था मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी प्रतीत होती है। ये ऐसा इन्होंने, पिग्गट महोदय ने कहा था। इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन या मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जैसे हमारे घरों वगैरह में होता था, इस तरह से अवतल चक्की, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर दूसरा छोटा पत्थर, जिनको हम सिलवट्टा बोलते हैं आज की डेट में, है ना, निचरा पत्थर खोखला हो गया था। दूसरे वे हैं जिन पर प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां, मसाला कूटने के लिए किया जाता था। इन्हें श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। हमारे बावर्ची एक यही पत्थर की रसोई का प्रयोग करने के लिए संग्रहालय से उधार मांगा था। 1937 में ये उद्धृत किया गया है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, ठीक है, शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक तरफ का हिस्सा थोड़ा संभ्रांत प्रतीत होता है, दूसरा एक ग्रामीण एरिया या कह सकते हो जन सामान्य एरिया प्रतीत होता है। इसको नगर दुर्ग और इसको सामान्य नगर के नाम से जाना जाता था। नगर नियोजन की व्यवस्था बेहतरीन थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, इनकी नगरीय बनावट। मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुतला स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, है ना। बस्ती दो भागों में विभाजित है। ये देखो, नगर दुर्ग और सामान्य नगर, निचला नहर नगर, है ना। छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। अब इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर असमानता होगी, असमानता होगी। ये जो बीएस क्षेत्र, ये दुनियादारी दिए गए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना पूरा स्थल किस प्रकार के थे, दीवारों से घेरा गया था या नहीं घेरा गया था, है ना। रोमन लिपि में विभिन्न अक्षरों पर दिया गया है। इन्हें क्रमशः दुर्ग या निचला शहर नाम दिया गया है।
दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है निचले शहर से अलग किया गया था। यहाँ हो सकता है प्रशासक वर्ग या व्यापारी वर्ग निवास करता रहा होगा, जिसके पास धन धान्य से समृद्ध रहा होगा, जिस पर अर्थ का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह इसे नष्ट कर दिया 1875 के आसपास। सबसे पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा, प्राचीन स्थल से ले गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। सोचो, इतनी ज्यादा ईंटें थी, 100 मील बिछाया गया। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर रूप से संरक्षित था, तो इसलिए हड़प्पा से बहुत सारी स्थल चीजें प्राप्त नहीं हुई होंगी। तो निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, इसकी भी सिक्योरिटी का काम किया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी का ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक दिवसों अर्थात बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ये बताया गया है कि श्रम कितना हुआ होगा। कुछ और देखिए, जैसे चबूतरों को के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। चबूतरा बनाया गया, भवनों का सारा निर्माण इसी क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। पहले मैप बनाया गया, फिर काम किया गया, है ना। ईंटें, नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। धूप में रखकर, सुखाकर, भट्टी में पकाकर बनाई गई, जैसे वर्तमान में बनती है। निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी, 2 गुनी और सभी प्रकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी, कच्ची पक्की दोनों, है ना। नालों का निर्माण इस तरह से किया गया नाली, है ना, ढकी हुई नाली थी और बड़ी नालियां थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली है। आज देखो, दिल्ली में पानी भर गया, है ना, 4 बच्चे एक्सपायर कर गए, तो इस तरह से आज नियोजन होता है। हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न। कपड़े हम यूरोपीय तर्ज पर पहनते हैं, खान पान हम यूरोपीय तर्ज पर करते हैं, लेकिन दिमाग हमारे पास ढेला भर का नहीं है, करना ही नहीं चाहते उसका प्रयोग। 30 सेकंड की रीलों में हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के जल निकास प्रणाली इसकी बहुत बेहतरीन थी। यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखें तो यह जान पाएंगे सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किनारे नालियां वगैरह बनाती थी, मेन होल ढके हुए होते थे। ये हड़प्पा की एक विशेष विशेषता है ना। ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, उसके बाद आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानियों को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, है ना। दुर्ग हड़प्पा बस्तियों का एक छोटा ऊंचा पश्चिमी लेकिन बड़ा निचला पूर्वी भाग है ना। देखो, 2 भाग हैं, एक दुर्ग के बारे में बात, पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग, ये बड़ा भाग है। नियोजन में विविधताएं हैं भी हैं। धौलावीरा, लौथल, गुजरात जल स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, यानी दोनों बस्तियों को एक ही दीवार से घेर दिया गया, गेट लगा दिए गए होंगे 4-6। शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथर में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, समझते चलना। गृह स्थापत्य, जो घर बनाए जाते थे, देखो मान लिया सड़क है, ये सड़क गई है, तो जो घर बनेगा ना वो एक पतली सी गली में, इसका जो मुंह होगा ये इस तरफ होगा। वर्तमान में क्या होता है, इस तरफ होता है। तो घर का जो गंदगी होगी वो सीधे मेन रोड पे नहीं आएगी, इस गली में चली जाएगी, गली से सीधे इन नालियों में आकर के बह जाएगी, मेन होल में चली जाएगी। ऐसे शहर बसाया गया था। ग्रिड प्लानिंग बहुत अच्छी थी। अब क्या कहा गया, आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है निचला शहर। इसमें कई आंगन केंद्रित थे, आंगन बने हुए थे, चारों ओर कमरे थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। एकांत लोग भूमि पर तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य के आंतरिक भाग आंगन का एक सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। नहीं कि सीधे गेट से झांकना शुरू करो और आंगन तक आपकी नजर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हर घर का ईंटों से फर्श बना एक अपना स्नान घर होता था, पक्का स्नान घर। नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियां बनाई गई थी, यानी द्विखंडीय इमारत थी।
है ना। आवासों में कुएं भी थे, कुछ आवासों में, अधिकांश एक जैसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी, प्रत्येक घर में लगभग बने हुए थे। ये है एक प्रकार का, ये देखो आंगन है, ये निकास का है, ये चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ओके, ये देखो स्नान घर वगैरह है, कुएं वगैरह बने हुए हैं, तो सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से। मैके, अर्नेस्ट मैके क्या लिखते हैं, निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली किनारियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले गारे से जमाई गई ईंटों से बने थे, है ना। गारे मतलब ईंटों को चिपकाने के लिए या तो सीमेंट का प्रयोग होता है, और उन्हें ऐसी ही ईंटों से ढका गया है। ढकी हुई नालियां थी जिसमें गंदगी नालियों के अंदर ना जाए। आज तो मेन होल खोल देंगे, उसको नगर पालिका वाले क्या करते हैं ना, पहले रोड बनेगी फिर उसमें नालियां बनेंगे। पहले भाई नालियां बनानी है फिर रोड बनाना है, इतना भी दिमाग आपके नहीं है। जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके, कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग, जिन्हें मेन होल कहा जाता है। मलकुंड, है ना। नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, मतलब नालियां क्या है, नाली बना दी गई, एक गड्ढा बना दिया गया, सारा पानी इधर घर से आया, इसमें खाली हो गया, फिर इसमें एक ज्वाइन कर दिया गया, ये बड़ी नाली में जोड़ दिया गया, तो गंदा पानी जो बैठ गया यहाँ गाद वगैरह, ये मेन नाली में नहीं जाएगी। इससे क्या होगा कि नालियां भरेंगी नहीं, है ना। मलकुंड में खाली होती थी, ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। तो एक अनूठी विशेषता थी, बेहतरीन। तो इसकी बहुत सारी तारीफ की गई। उसके बाद एक स्थल देख सकते हो, दुर्ग कैसे बनाया जाता था, है ना। कुआं वगैरह खोदा गया। ये देखो स्तूप क्षेत्र, मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई, विशाल आंगन बना हुआ है, महाविद्यालय है पढ़ने के लिए, मुख्य सड़क है, ये देखो मेन रोड बनी हुई है, विशाल स्नानागार बनाया गया है, ठीक है। अन्नागार वगैरह, अन्न कोठार वगैरह भी बनते थे। तो दुर्ग के क्षेत्र में देखें हम, दुर्ग क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं। अब अगर दुर्ग क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जो संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, जैसे माल गोदाम, ठीक है। अन्न भंडार जिसको बोलते हैं, विशाल संरचनाएं ईंटों से बने, केवल निचले हिस्से से हैं, बाकी टूट गए। लकड़ी से बने थे, बहुत पहले नष्ट हो गए। और विशाल स्नानागार, ये संभवतः धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में प्रयोग किया जाता होगा। विशाल स्नानागार आंगन में बना आयताकार जलाशय है, चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। तल तक जाने के लिए उत्तर दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे का प्रयोग जलबद्ध किया गया है, जल उससे बाहर ना रिसे। 3 और कक्ष बने हुए हैं जहां पर कपड़े वगैरह बदल सकते हो, रुक सकते हो। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होगी, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होगी। और ये व्यवस्था समझ में आती है, मात्र सत्तात्मक ज्यादा थी, है ना। कुआं था, जलाशय में एक बड़ा कुआं है, कुएं से संभवतः पानी निकाला जाता होगा जलाशय को भरने के लिए, और बड़े नाले में बह जाता था जलाशय का पानी। उत्तर में एक गली, दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। 8 स्नानघर बनाए गए, महिलाओं के नहाने के लिए संभवतः होंगे। गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए हैं, स्नानघर जिनको बोलते हैं बाथरूम, ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ था। सवाधान 3 प्रकार का था। आंशिक का मतलब होता है कोई मर गया, उसको पत्थर पहाड़ियों पर डाल दिया, चील कौवे उसके मांस को खा गए, उसके बाद बची हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया गया, है ना। पूर्ण समाधिकरण, है ना, कोई एक्सपायर किया, समाधिकरण, उसको क्या किया, दफना दिया गया। और दाह संस्कार, तीनों प्रचलित थे सिंधु वाली सभ्यता में। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इससे पता लगता है संस्कृति विशेष में रहने वालों के बीच सामाजिक और भिन्नताएं थी। देखो बिल्कुल भिन्नताएं थी, क्योंकि जो समाधिकरण हुआ था ना, अमीर लोगों की समाधियों के साथ बहुत सारी वस्तुओं को दफनाया गया, सोने चांदी सब चीजों को। गरीब लोगों के साथ कुछ कम चीजों को दफनाया गया। इससे पता लगता है कि यहाँ पर असमानता फैली थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। एक समाधानों का अध्ययन है मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा के समकालीन थे, से परिचित हैं लोग। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, बहुत भारी मात्रा में धन संपत्ति यहाँ दफनाई जाती थी। तो उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गड्ढे में। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों से चिनाई की जाती थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं, यह कहना कठिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो समाज देखो कोई भी हो, निरपेक्ष समानता होना एक मतलब दूर की कौड़ी है। समानता होती है, ऐसा नहीं है,
लोग गरिमा के साथ जीवन जी सके, इसकी व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए। गरीब लोग गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको अभाव का एहसास न होने पाए, असमानता का, उनको कोई गाली गलौज न करने पाए, कोई बड़ा व्यक्ति उनका शोषण न होने पाए। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा होता था? है ना। तो जब तक हमें लिप हमारे सामने नहीं आएगी ठीक से, तब तक हम उसको ठीक से नहीं जान पाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा चैप्टर लंबा होगा, बड़ा चैप्टर है, ठीक से इसको पढ़ना है। ये तांबे का दर्पण है, चेहरा देखने के लिए उस समय इसी का प्रयोग किया जाता था। कुछ कब्रों में मृदभांड आभूषण भी मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है और लोग इनका प्रयोग करेंगे, तो मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। इसका मतलब ये आत्मा वगैरह परमात्मा में बिलीव करते होंगे। पुरुष महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, इसका मतलब दोनों प्रकार के लोग आभूषण का उपयोग करते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के उपरत्न, मन के सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों का बना आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने का विश्वास नहीं था। बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं, लेकिन हाँ आम तरह की वस्तुएं दफनाई जाती थी। फाइंस का बना हुआ एक पात्र, विलासिता। अब नगरीय जीवन होगा, विलासिता तो होगा ही। आ गई बात समझ में? सामाजिक भिन्नता को पहचानने की अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। देखो, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं। कोई आम व्यक्ति है, मध्यम परिवार का है, तो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है ना। कोई अच्छे घर का है, अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, एलीट क्लास का है, तो वो एप्पल का फोन, है ना, एंड्रॉयड फोन ना इस्तेमाल करके वो एप्पल का उपयोग करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ असमानता है। तो काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, बस एप्पल का एक स्टेटस सिंबल है और एंड्रॉयड फोन एक मध्यम श्रेणी। तो ये अंतर आया, ये अंतर किसी ने बनाया नहीं, हमने मान लिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी बहुत सारी उपयोगी, जो रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चीजें होंगी, उनका उपयोग सभी लोग करते होंगे। कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शायद बड़े लोग करते रहे होंगे, संभ्रांत लोग करते रहे होंगे, है ना। सम्मिलित है जिन्हें पत्थर, मिट्टी जैसे अन्य सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें चक्कियां हैं, मृदभांड हैं, सुइयां हैं, झावा हैं, शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र यानी सभी प्रकार से चारों तरफ पाई गई। उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं पुरातत्वविद जो दुर्लभ हों, महंगी हों, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों या जटिल तकनीकों से बनी हों, जैसे फायंस, घिसी हुई रेत या बालू या रंग, चिपचिपा पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाया गया। छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, इन्हें बनाना कठिन था। तो ये जहां पाई गई होंगी, हमने मान लिया होगा कि नहीं, यहाँ पर लोग क्या करते रहे होंगे, यहाँ पर बड़े लोग रहते होंगे। संचय क्या होता है? सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था, है ना। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, तो ये अब तक अपने स्थान पर भी रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा घर में मटका वगैरह बहुत होते थे प्राचीन पहले। अब तो प्लास्टिक का, लोहे का सामान बहुत आने लगा। पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मटके बहुत होते थे, उसमें पैसा, सोना चांदी सब छुपा कर रखते थे, है ना। अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसका सोना उस मटके में ही रह गया, बाद के लोगों ने उसे प्राप्त कर लिया, तो वही पुरातत्वविदों ने ऐसे प्राप्त कर लिया। तो जो जटिल वस्तुएं थी, फायन जैसी दुर्लभ धातु थी जो भारत में नहीं होती थी, उनसे जो वस्तु बनी वस्तुएं हैं वो विलास की वस्तुओं के रूप में हमने उनका वर्गीकरण किया, है ना। पुरातत्वविदों के वितरण का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित हैं। बहुत छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, सेंट वगैरह इकट्ठा करने रखने के लिए प्रयोग किए जाते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से ही मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ और सामान्यतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी सर्वाभूषण संचयों से प्राप्त हुए, यानी इनको इकट्ठा करके रखा जाएगा। ठीक है। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, है ना। चंदुहड़ों को चिन्हित कीजिए। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है ये।
लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहन निर्माण, बांट बनाना, इसमें ये सब सारा काम यही होता था चहुंडड़ों में, है ना। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों में विविधता का उल्लेख है, जैसे कार्नेलियन, है ना, सुंदर लाल रंग का होता था, जेस्पर, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी, पत्थर में ये सारी चीजें हैं, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फायंस, पकी मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे, कई आकार के होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलकाकार, खंडित, ये इस तरह के देखो कितने बेहतरीन नमूने औजार और मनके बने हुए हैं, है ना। इनका उत्कीर्णन चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया, कुछ पर चित्र उकेरे गए, देखो कितने बेहतरीन चित्र बनाए गए हैं। मिट्टी से बनी पूरा वस्तुएं हैं ये, और दिल्ली संग्रहालय में रखी गई हैं, ठीक है। लोथल के स्थानीय संग्रहालय में भी ये चीजें देखी जाती हैं। मनका बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्न भिन्नताएं। सिलखड़ी में बहुत मुलायम पत्थर हैं, आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ सिलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, है ना। तो इस तरह से इनको ज्यामितीय आकार भी दिया जाता था, पेंटिंग वगैरह भी की जाती थी। प्राचीन तकनीकें हैं, है ना। सूक्ष्म कैसे बनाए जाते होंगे इसके विषय में हमें और जानकारी करने की आवश्यकता है। कार्नेलियन लाल रंग, पीले रंग और कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त कर लिया जाता था, ठीक है। जिस हिसाब से बने हैं मतलब आग में पकाए गए हैं मिट्टी के बर्तन, है ना। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत, यानी जिसका परिष्करण न किया गया हो, है ना, जैसे मिट्टी है, परिष्करण उसको छान वगैरह लोगे, ठीक ठाक कर लोगे तो बेहतर हो जाएगी। फिर बारीकी से सल से निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई भी होती थी, पालिश वगैरह सब कुछ होता था, है ना। धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं जिनसे छेद किया जाता था। नागेश्वर बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। ये शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां, कच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं वगैरह, देखो शंख से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। तो इस तरह चहुंदड़ो लोहतल से तैयालमान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरी केंद्रों तक ले जाया जाता था। व्यापार समृद्ध था, स्थल जल वगैरह से दोनों, क्योंकि नाव के फिगर भी बहुत सारे मिले हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे मिली गई भाई? उत्पादन के वहाँ कच्चा माल, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, त्याग दी गई वस्तुएं, माल, कच्चा माल, प्रस्तर पिंड, शंख, पूरे आधे, ये सब मिलेंगे तो हम जान जाएंगे ना कि वहां पर क्या हुआ होगा। वहां पर भाई आज किसी फैक्ट्री में जाओ, आज के 4 साल पहले वो अगर फैक्ट्री बंद हो गई होगी तो उस फैक्ट्री में देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बेकार हो गई होंगी, और उनको क्या किया गया होगा, उनको बनाने के लिए वहां पर इकट्ठा किया गया होगा। पहले फैक्ट्री बंद हो गई, वो आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है। तो उस तरह हम उत्पादन केंद्रों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हमें वहां बहुत प्राप्त हुई, है ना। कूड़ा करकट सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। इससे पता चला कि संभवतः ये औद्योगिक केंद्र रहा होगा। औद्योगिक केंद्र, यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता था, निर्माण होता था, है ना। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत बड़े टुकड़ों को कार्यस्थल पर छोड़ दिया जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के जैसे शिल्प उत्पादन का कार्य मिलता है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, औद्योगिक केंद्र थे। माल प्राप्त करने की नीतियाँ। अब माल कैसे प्राप्त होगा? अब जैसे हमें फ्रिज चाहिए तो हम किसी दुकान से परचेज करेंगे। अगर हमें फ्रिज को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अलग अलग इक्विपमेंट को हम अलग अलग जगहों पर क्या करेंगे, लेंगे। तो ऐसे भी इनका भी होता है, कच्चे माल का प्रयोग होता था बनाने में। मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ जगहों पर नहीं थे। पत्थर, लकड़ी, धातु, जलूढ़क मैदान के बाहर क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप के संकेत मिलते हैं। इसका मतलब बैलगाड़ियों से सामान ढोया जाता रहा होगा। मार्गों का परिवहन महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु इसकी उपनदियों के अगल बगल में नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था, तो स्थल और थल से व्यापार ठीक ठाक होता था। तांबा वगैरह राजस्थान वगैरह में मिलता है। तांबे के साथ चेक अन्य जगहों पर पाए गए, तो इसका मतलब वहाँ के लोग तांबा वगैरह, ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जहाँ पर अनाज होता है, अनाज तांबा वाले क्षेत्र में भेज दिया जाता है, वहाँ से तांबा मंगा लिया जाता है। व्यापारी कुशल रहे होंगे। और सारगौन का अभिलेख है, मेसोपोटामिया के शासक, उनका एक अभिलेख है। उनका कहना है
कि कुछ मामलों जैसे मेलुहा के व्यापारी हमारे यहाँ आते थे, तो मेलुहा व्यापारी इन्हीं लोगों को कहते हैं। ये लोग वहां पर लंगर डालते थे, इसका मतलब नावों का प्रयोग करते रहे होंगे। हड़प्पा उपमहाद्वीप, उसके आगे आने वाला माल अब बाहर से भी मंगाते थे, जैसे नागोश्चर है, बालाकोट है, शंख आसानी से उपलब्ध था, यहाँ से मंगाए जाते थे, यहाँ बस्तियाँ स्थापित की। और स्थल जैसे अफगानिस्तान में सुरतगुई, अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीरे रंग के लार्जवद मणि यहाँ से मिलता था, वहाँ से मंगाया जाता था। कर्नेलियन गुजरात के भड़ौस से, लोथल सिलखड़ी दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात से, धातु राजस्थान के, सोना कर्नाटक के खान से मंगाया जाता था। तो क्या है, ये उपमहाद्वीप और उसके आने वाले मालों का है ना, खेदड़ी अंचल तांबे के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों पर अभियान भेजना, है ना। तो ये कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग जाते रहे होंगे। अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ इनका संपर्क हुआ होगा। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों का संकेत देती हैं कि व्यापार चलता था, लोग आते जाते थे। गणेश्वर जोधरा जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया गया है, जो खितड़ी की संस्कृति है। खितड़ी राजस्थान में तांबा उत्खनन क्षेत्र है। इस संस्कृत के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। इसका मतलब क्या है, तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे या भेजते थे। ठीक है। अब भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, सुतका गेंडोर देखो कहाँ स्थित है, यहाँ पर मेलुहा, लोथल, हड़प्पा, है ना। शहर सोख्ता, तूरान, अल्तिंडेपे, उरुकुर, मेसोपोटामिया यहाँ है, दिलमुन यहाँ है, मगान यहाँ है ना, रसाल जनेज यहाँ है, टेपे यहाँ है। यहाँ से सब, इन सब का व्यापार होता था, ये सब आते जाते थे। इसका मतलब अरब सागर, है ना, का एक ठीक ठाक व्यापार चलता था। ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान, है ना, मिट्टी का बर्तन बोलते हैं मर्तबान को, और इसको मिस्र भाषा में मर्तबान बोला जाता है। ठीक है। खोजें इंगित करती हैं तांबा संभवतः अरब के प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। तो तांबा कहाँ से, राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से मंगाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण बताते हैं ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में दोनों में निकिल के अंश मिले हैं। दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं कि ये सभ्यताएं लगभग समकालीन रही होंगी। संपर्क के और संकेत मिले हैं विशेष प्रकार के पात्र अथवा बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोती परत चढ़ी हुई है। इनको लाल काले मृदभांड कहते हैं हम भारत में, है ना। लाल काले मृदभांड ओमानी स्थलों से मिला है, इसका मतलब हम यहाँ से व्यापार करते थे। तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है, काली पालिश मोटी होती है। हमें यह नहीं पता इन पात्रों में क्या रखा जाता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते रहे होंगे। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मागन, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मागन किसके लिए, ओमान या मेसोपोटामिया का विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार शब्द का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। इसका मतलब सिंधु क्षेत्र के लोगों को ये जानते थे, है ना। तो मागन मतलब ओमान के लिए जो प्रयुक्त शब्द है, नामक क्षेत्र तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ से तांबा आता था। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश हैं। इसका मतलब मेसोपोटामिया भी तांबा ओमान से, मागध से खरीदता था। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बांट, पासे, मनके भी शामिल हैं। दिलमुन बहरीन जिसको बोलते हैं, है ना, मेसोपोटामिया के लेख में इन सबका उल्लेख है। बहरीन द्वीप का, मागन का, मेलुहा, है ना, मेलुहा शब्द हड़प्पाई लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो संपर्क की जानकारी मिलती है। ये मिस्र के शासक सारगोन का एक अभिलेख है, उसमें मिला है। मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख है, जैसे कार्नेलिया, लार्जवर्द मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियन मिथक बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ठीक है। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी, है ना, प्रकार की मुहर का कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई नामक मानक का अनुसरण करते थे, तो ऐसा मिला है। तो प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा को हम मान लेते हैं। ये देखो, एक सिंग वाला कुबड़ का बैल, और ये जो फिगर्स बने हुए हैं ये भी लगभग मिल जाते हैं, है ना। पुरातत्व के जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मानते हैं हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उससे अपनी आवाज से मिला? संभव है कि ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के संपर्क
सामुद्रिक मार्ग से था, बिल्कुल रहा होगा। मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों के चित्रों का चित्रांकन पाते हैं। देखो मोहरों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। तो इससे क्या होता है, दिलमुन, मेसोपोटामिया वगैरह नाम याद रखना। ये प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं, देखो इस तरह से बनाए जाते थे। इसको बुस्टोफ्रेदन लिपि बोलते हैं। मोहरों मुद्रांकों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, है ना, इसलिए मुद्रांकन किया जाता, छाप छोड़ दी जाती थी। इससे वस्तु का, जैसे आजकल होल मार्क्स वगैरह सोने में मिल जाते हैं, तो ये क्या बताते थे कि नहीं शुद्ध माल है। अगर मोहर टूटी हुई है तो शुद्ध नहीं माना जाता था। सामान से भरा थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा दी गई, है ना, अधिक मोहरों से दबाया गया जिससे मिट्टी की मोहरों पर छाप पड़ गई। यदि इस थैले को अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंचने तक इसका मुद्रांकन अक्षुण्ण रहता है, ठीक ठाक बना रहता है, इसका अर्थ है थैले से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है कि फला दुकान का चीज है। रहस्यमय लिपि, संभवतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। संभवतः, हम पढ़ नहीं पाए तो पता भी नहीं, है ना। और जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन संभवतः ये हो सही भी नहीं है। अधिकांश अभिलेख क्या है, संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर और व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच में है ना। लिपि दाई से बाई ओर और बाई लिखी जाती थी, है ना। इसको बुस्टोफ्रेडन बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और एक चौड़ा अंतराल है, बाई ओर या संकुचित है, इससे लगता है उत्कीर्ण दाई ओर से बाई ओर लिखना आरंभ करते थे, है ना। वस्तुओं को देखने से लिखावट मिली है, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मोहरे, तांबे के औजार, मर्तमान, तांबे के लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि क्षणे, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ लगाया जा सकता है साक्षरता व्यापक थी, महाविद्यालय वगैरह थे, पढ़े लिखे लोग थे, है ना। पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी इस सभ्यता में रहे होंगे। बांट वगैरह भी बनाए जाके 16 और उसके गुणजों का प्रयोग करते थे, द्विधारी, है ना। ये क्या बोलते हैं, दशमलव प्रणाली से भी प्रचलित थे। और ये बाबा साहब पाए गए, है ना, इनको माना जाता है एक पुरोहित है। ये कटा हुआ है, साल ओढ़े हुए हैं, देखो कितना, दाढ़ी वगैरह कितना। तो इस समय माना जाता था बियर्ड लोग रहना पसंद करते थे। ये देखो यहाँ पर कुछ बांधा हुआ है। जटिल फैसले ने कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसे मोहरों, बांटों और ईंटों से स्पष्ट है। यानी जो बांट मोहरे वगैरह मिली हैं, सब में एक समानता है। तो इसका मतलब क्या था, एकात्मकता के बिंदु थे। महत्वपूर्ण बात है, ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की हैं। तो इसका मतलब क्या था, एक राज्य के अंतर्गत इस पर शासन किया जाता रहा होगा। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थी। इससे अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों, चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता होगा। प्रसाद व शासक, सत्ता के केंद्र, सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्व विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते कि सत्ताधारी लोग कौन थे, है ना, किसका शासन था। लेकिन जैसा कि समाज है ये, है ना, जैसी कि व्यवस्था है, नगरीकरण है, तो इससे हमें पता लगता है कि लोग क्या हैं, यहाँ पर ठीक ठाक, यहाँ राज्य व्यवस्था रही होगी, लोकतंत्र वगैरह जैसी चीजें रही होंगी, क्योंकि बनावट और चीजें में एकरूपता तभी मिलेगी। आई बात समझ में। मोहनजोदड़ो में विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है ना। संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, तो इससे पुरोहित राजा की संज्ञा, जो पत्थर की मूर्ति मिली, इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है ना। यह नाम आज भी प्रचलित है, पुरोहित वगैरह का। इतिहास वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यही समानताएं सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी जाने लगी, है ना। तो ऐसा है, माना जाता है अनुष्ठान वगैरह करते होंगे, उनके पास हो सकता है राजनीतिक सत्ता हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यापारी वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता होगी, नगरीय प्रशासन को देखने के लिए नगर पालिका जैसी व्यवस्था रही होगी। कुछ पुरातत्व इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी को सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्व ये मानते हैं कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग राजा होते थे।
कुछ का यह तर्क कहे देते हैं कि एक ही राज्य था, पुरावस्तुओं में समानताओं के आधार पर ऐसा माना भी जा सकता है। ठीक है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके कई कारण हैं। कोई कहता है बाढ़ आ गई, कोई कहता है महामारी, कोई कहता है कि सूखा, कोई कहता है कि व्यापार कम हो गया, कोई कहता है एग्रीकल्चर कृषि ठीक से नहीं हो पा रही थी तो हड़प्पा स्थल छोड़ दिए गए। जिसका जो है वो उसका बताता है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से 18वीं ईसा पूर्व के आसपास चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां और आबादी बढ़ने लगी। ऐसा लगता है हड़प्पा के उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, यानी उत्तर हड़प्पा के साइड में कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं जैसे बांट है, मुहर, विशिष्ट मानकों को समाप्त होने लगे। लेकिन लंबी दूरी तक का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का आवास हुआ। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं बस्तियां संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर शिफ्ट कर गई होगी, ऐसा कहा जाता है। इसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति या अनुवर्ती संस्कृतियां भी कहा जाता है। ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई हो सकती है, अत्यधिक बाढ़ हो सकता है, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, है ना, या इनमें से कुछ कारण या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग क्षेत्र के पतन के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते ये सारे कारण। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं बाढ़ आ गई होगी, कहीं सूखा पड़ गया होगा, कहीं वनों का विनाश होगा, कहीं जलवायु परिवर्तन, कहीं महामारी, कहीं बीमारी, तो इस तरह से चीजें हुई होंगी। कुछ कहते हैं आर्य आक्रमण हुए, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आर्य एक आक्रमण के साक्ष्य ये 1925 16 लोगों के अस्थिपंजर आभूषण सहित मिले थे, उन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे। तो इस तरह से कुछ चीजें बताई गई, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं। व्हीलर महोदय, पिगट महोदय, जार्डील्स, है ना, इन सब ने अलग अलग साक्ष्य दिए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना, बहुत सारे अवशेष मिले। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, इनका खोज जाता है। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम था, है ना, इसने ये पहला डायरेक्टर था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। 19वीं सदी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब तक पुरातात्विक अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। पुरातात्विक चीजों का पसंद नहीं करते थे, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी हमारी थी भी नहीं, है ना। ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त की गई पहली एक मुहर है ना। कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी या उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। ये खोजने ही नहीं चाहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सही बात तो ये है। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो विचारों में सांस्कृतिक महत्व की थी, है ना। ये कनिंघम की बात है। हड़प्पा जैसा स्थल जो चीनी तीर्थयात्री के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अवशेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, रेलवे लाइन के विकास में बड़ी मिली, है ना। तो ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन है ये इसकी समझ बना पाना थोड़ा मुश्किल था उस समय। फिर धीरे धीरे चीजें अलग होने लगी। कालखंड दिनांकित करने का, कालखंड बांटने का प्रयास जो असफल हो गया, है ना। कई लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ होता है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या वैदिक काल से, ऐसा माना जाता था। और 1920 के पहले ये भी प्रचलित सत्य भी यही था। वो तो बाद में 1921-22 में जब चीजें उत्खनन होने लगा तो अवधारणा बदलने लगी। एक नवीन प्राचीन संस्कृति 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी एक प्रसिद्ध नाम है, हड़प्पा मोहरों को खोज निकाला। निश्चित रूप से ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। फिर राखालदास बनर्जी आ गए, है ना। फिर डायरेक्टर बनते हैं जॉन मार्शल 1924 के आसपास, है ना। तो इन्होंने भाई चीजें करना शुरू कर दी। SR राव भी आ गए। स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 30,000 वर्ष पीछे छोड़ दिया।
है ना। फिर तुलना होने लगी, तुलनात्मक अध्ययन हो गया, तो उससे पता चला कि एक सभ्यता थी हमारे यहाँ, एक नई सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, यह भी कहे कि यह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, और मेसोपोटामिया से कई मामलों में ये उत्कीर्ण थी, अच्छी थी। पूरा स्थल, टीले का स्तर। पूरा स्थल वस्तुओं संरचनाओं का निर्माण, प्रयोग, फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं, है ना, जो टीले वगैरह बन जाते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और मलबों का निर्माण हो जाता है, उन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा पानी की क्रियाशीलता कटाव के कारण भूखंड में के स्वरूप में बदलाव आ जाता है धीरे धीरे। और वो बदलाव क्या होता है, प्राचीन वस्तुओं से उनके आवास का पता चलता है अगर खुदाई होगी, है ना। तो इन्हें परित्यक्त स्तरों या बंजर स्तर तक कह दिया जाता है। पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है, तो ऐसे किया गया। मार्शल, जॉन मार्शल था, स्तर को, विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर टीले के समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष में सभी पुरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत दिया जाता था। मतलब सीधे खोदा गया, जो वस्तुएं पाई गई तो उनको अलग अलग कालखंड में न विभाजित करके एक ही कालखंड से संबंध कर दिया गया, है ना। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई, बहुत सारी टूट गई। जैसे एम.आर. व्हीलर कहते हैं, आरंभिक पुरातत्वविद, ये बहुत साहस की बात थी, है ना। आरंभिक पुरातत्वविद जो थे ना, व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह बात लिखी। क्या 1944 में गर्म रात को एक पुरातत्वविद नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर एक गहरे बालू के रास्ते 4 मील तांगे की सवारी कर एक प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे एक विश्राम पहुंचा। मतलब सीधी सी बात है, 1944 में जब ये आया तो हड़प्पा के टीले में इसे पहुंचना था, तांगे गाड़ी से पहुंचा, 4 किलोमीटर 4 मील का एरिया था। ये गया, वहां पहुंचा, चिंतित सहकर्मी ने उसे चेतावनी दी कि निरीक्षण हम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का एरिया था, गर्मी ज़्यादा थी। सॉरी, ये एरिया ऐसा था जहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी। उसके अलावा जानवरों वगैरह बहुत सारे होते थे। काली आकृत के पंख वाले धीरतापूर्वक बैठा छोड़, बीहड़, अनगिनत हंसियार, रात की हवा को चीरती हुई आवाज़, है ना, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो 10 मिनट के भीतर मैं रुका, ऊंचे टेले को देखते हुए अपनी दर्श पर अविश्वास की आंखों से देखता हुआ। ये कहानी है जिसको आप पढ़ लेना, है ना, समझ में आ जाएगा आपकी। कहने का मतलब, इसको बताया वहाँ के कर्मियों ने कि नहीं, यहाँ पर 5:30 बजे आरंभ कराओ और 7:30 बजे के पहले बंद कर दो, रात में भैया नहीं रुकना है, बहुत डर लगता है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, काली परछाइयाँ वगैरह दिखती हैं, है ना। तो इस तरह से खुदाई होने लगी, बहुत सारी खुदाई गलत तरीके से हुई, तो बहुत सारी चीज़ें नई टूट गई, नई तकनीकें आई। हड़प्पा की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन, पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए, है ना। भारतीय पुरातत्वविदों ने कई पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास भी किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पा बस्तियां भी प्रकाश में आ गईं। पंजाब हरियाणा के अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सब उत्खननकार। धौलावीरा तो 1960-64 में खोजा गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें सामने आने लगी। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, जैसा कि हमने देखा, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मृदभांड है, औजार है, आभूषण है ना, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, टूटी हुई अनुपयोगी वस्तुएं, इन सब से हम कुछ ना कुछ खोज लेते हैं, फिर चीज़ों का वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण के आधार पर हम उनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्याख्या में अपनी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जब दोनों साक्ष्य होते हैं, एक तरफ ये मातृ देवी की मूर्ति है, इससे पता चलता है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो ये प्रकट पूजी भी थे, प्रकट की पूजा कहते थे, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो इसके सामाजिक जीवन वगैरह के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हैं, पुरोहित राजा वगैरह, संरचनाएं, विशाल स्नानागार, अग्निवेदिकाएं, है ना, स्वास्तिक चिन्ह, है ना, स्वास्तिक चिन्ह का मिलना, ये सब प्रमाण बताते हैं कि ये इहलौकिक सभ्यता थी। परलोक में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता था। एक श्रृंगी की मूर्ति मिली है ना, एक श्रृंगी कहा जाता था जिसे एक सिंग वाले जानवर, इसका बड़ा विशेष महत्व था, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं। हाँ, पलथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है किसी को, है ना।
तो यहाँ से पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर चीजें आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता यानी जो शिव की उपमा आई है ना, वो यहीं से इसी सभ्यता से स्टार्ट होती है। लिंग वगैरह की पूजा होती थी, स्वास्तिक वगैरह इसी है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज भी हम उसी तरह में, जैसे अग्नि वेदिका की बात करें जिसपे यज्ञ किया जाता है, वो बहुत बड़ी संख्या में मिले, है ना। ताबीज वगैरह बहुत बड़ी संख्या में मिले, तो इससे पता लगता है कि ये भूत प्रेत जादू टोने में बिलीव करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है धार्मिक उसमें। तो आरंभिक रूप की संज्ञा दी जाती है उनको हिंदू देवता के। शंकाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानता है ना। तो इस तरह की ऋग्वेद के जैसे 1500 से 1000 पूर्व में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, उसे हम आद्य शिव के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई बहुत सारी चीजें, ये देखो शिव की समन में महिलाएं पुरुष होते थे जो जादुई इलाज करने की शक्ति यानी दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा कर सकते हैं। पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। पहली सहस्त्रीय अध्याचार में हम इसको देखेंगे। रुद्र का, पशुपति देवता, इंद्र, वरुण, यम, ये सब देवताओं का वर्णन मिला गया है। तो ये मोहरे लिंग है आरंभिक उत्खननों में मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं लार्ज वदमणि जैस्पर, चार्ल्स अथवा अन्य पत्थरों के छोटे आकार के शंकुओं सुंदरता से तरह से तैयार किए गए थे, जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, उन्हें लिंग माना गया। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों को खोले जाने वाले खोल में होता हो। अर्नेस्ट मैके या कहते हैं 1948 में अपनी पुस्तक में उद्धृत करते हैं। ठीक है, तो इन दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी को सुलझाने में सफल हुए। सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी समझ बढ़ी। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिप के पढ़े जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते, है ना। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में, प्रश्नों का संभवतः विराम लग जाता कि हम जान पाते कि नहीं क्या है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृतभांड बनाती थीं? क्या केवल उन्हें लगने का काम करती थीं जैसे कि आजकल है? दूसरे शिल्पकारियों में के क्या कार्य थे? नारी मणिमूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा के संदर्भ में स्त्री पुरुषों के संबंधों के जुड़े पहलुओं के आधार बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया है। भविष्य में होने वाले कार्य पूरी तरह से नया क्षेत्र होगा। ये देखो, ये बैलगाड़ी का फिगर दिया गया है। ठीक है, मिट्टी गाड़ी का खिलौना। अब देखो 20 लाख पूर्व, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, ये टोटल एरिया पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व का मध्य पाषाण काल, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का आरंभिक कृषक और पशुपालक। मानव की गतिविधियां, ज्यादातर गतिविधियां इसी पीरियड में संलग्न हो गई। ताम्र पाषाण काल, तांबे का पहली बार प्रयोग 6,000 ईसा पूर्व। 2600 हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता। लौह काल, है ना, महापाषाण समाधान दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 600 से आरंभिक ऐतिहासिक काल या शिकिंड नगरीकरण। 1981 माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ। हड़प्पाई मोहर का कनिंगम की रिपोर्ट 1875 में है। 1925 मोहनजोदड़ो का उत्खनन। 1946 RIM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 55 SR राव लोथल की खुदाई। 1960 BB लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन, है ना। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। जर्मनी इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो की सतह का अन्वेषण। 1980 में 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन। मैंने 64 बताया था, 1990। हम कालीबंगा को ध्यान में रख करके बता दिए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब उत्तर देना है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों के में लोगों की उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनानी है ना, और उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान करनी है। तो मांस, एग्रीकल्चर पदार्थ, है ना, फल फूल पौधे, इनके बारे में ये देखो मृतक है और इसके साथ ये वस्तुएं दफनाई गई हैं। हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का प्रसार किस प्रकार लगाते हैं? वस्तुओं के आधार पर उत्खनन कार्य किया, वहां से पता लगता है। वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? खासकर जो विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता, मकान निर्माण, कब्रों की स्थिति,
व्यापार। और ये जो साधु सन्यासी वगैरह पाए गए, इनके आधार पर, है ना, इनके आधार पर निर्माण करते हैं। क्या आप इस सब से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। हाँ, बिल्कुल सहमत हूं मैं, है ना। वाटर कंजर्वेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई है। कार्नेलियन पत्थर, क्वार्टजाइट, है ना, तो इस तरह से बना दो। हाँ, 100 किस प्रकार रखे गए हैं, उनके समय कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, इनसे क्या, इनसे कंगाल के लिंग का पता चलता है? बिल्कुल पता चल जाता है। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करना है। नगर निर्माण, है ना, समाज, राजनीतिक और धर्म या सांस्कृतिक अभिलक्षण। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हो, जल संरक्षण का भी। हड़प्पा शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाना है। किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो वही, है ना, सारगोन के अभिलेख में लिखा हुआ है। किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? देखो, दो साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक नहीं है तो पुरातात्विक साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं, साहित्यिक है तो दोनों को मिला करके उनका निर्माण करते हैं। इससे भविष्य का निर्माण करने में थोड़ा सावधानी हो जाती है। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों पर चर्चा करनी है। ये सारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपको करने हैं और हमें आप इन चीज़ों को भेजना है। और जहां पर आपको दिक्कत समझ में आती है हमें पूछिए, हम उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो आज ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। लंबा चैप्टर है, थोड़ा विशेष ध्यान देना और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। चीज़ें आसान हैं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करके उनको मत देखना। बहुत सारे स्थलों को याद करने का फायदा नहीं। यूपीएससी में वगैरह इस तरह से पूछा नहीं जाता। पीसीएस में थोड़े कंक्रीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको अलग से क्लास में करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।